नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और गर्मी बहुत पड़ रही है यार, उमस वाली गर्मी हो रखी है। वो भी एसी है तो अच्छा काम करती है, वो लाइब्रेरी में रहो तो, वरना कूलर लगा हुआ है, पंखा बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसी गर्मी हो रखी है सड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक ऐसे कराया था, निशान जैन सर का ही था। मैंने बोला ना सर के जो 11-12 ऐसे हैं वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि GS5 के जो बचा हुआ पोर्शन है वो नहीं आ रहा है, तो वो भी आएगा। जो भी है सब कंप्लीट करा दूंगा मैं उसका धीमे धीमे, ठीक है ना। तो ये कल जो हमने कराया था वो शिक्षा से रिलेटेड था, है ना, एजुकेशन से। और वो एक तरीका देखा था हमने करने का। आज जो है ये न्याय से रिलेटेड है। बाकी आपको सामने दिख ही रहा है कि न्याय का विचार अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र है। न्याय को हम अगर आदर्श रूप में देखें तो वो आदर्श रूप में नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि उसकी विकृत छाया मात्र है। अब इस छोटे से वाक्यांश को किस तरीके से आप जो है UPPCS में देखोगे तो 700 वर्डों में आपको लिखना है। 700 शब्द, इतने छोटे से वाक्यांश को ही आपको विस्तार देना है। और ये जो सर ने लिखा है वो 1000 से 1200 शब्दों में लिखा जाता है UPSC के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे लिखा है। तो मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि ये किया है इन्होंने कहानी से शुरू। जैसे मैंने जो वीडियो बनाया था कल वाला, उसमें बताया भी था आपको कि आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो कोई कहानी से शुरू कर सकते हो। तो शुरू कैसे भी करें, उसमें बताया शुरू कैसे भी कर सकते हो, प्रभाव बना रहे आपका, है ना। तो देखते हैं। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी सुनते हैं। अब क्या कहते हैं इन्होंने, कहानी कैसे स्टार्ट करी है देखो। राजा का दरबार लगा था, रोज़ाना की तरह फरियादों की कतारें न्याय की चाह में बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी अचानक दो महिलाओं ने रोते पीटते सभागार में प्रवेश किया। एक महिला के हाथ में एक रोता हुआ बच्चा था। दोनों महिलाओं ने न्याय की दुहाई देते हुए राजा से गुहार लगाई कि यह बच्चा उसका है और उसे सौंप दिया जाए, ठीक है ना। तो ये कहानी से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले ऐसे को हम कहानी से स्टार्ट किया है। न्यायप्रिय राजा चौंका कि दो महिलाओं का कैसे बच्चा हो सकता है भाई। और उस समय DNA टेस्ट जैसी कोई भी आधुनिक सुविधा ना होने के चलते सही निर्णय पर पहुंचना लगभग असंभव था। दोनों महिलाओं के हंगामे को देखकर राजा ने गुस्से में कहा कि ये बच्चा तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। इसके तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है। और यहाँ इन्वर्टेड कोमा में इतनी वाली ये वाली बात राजा की। अब देखिए, हम जब लिखते हैं तो फ्लो में लिखते ही चले जाते हैं, हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कौन सी बातें कहाँ कही जा रही हैं। तो यहाँ इस ऐसे में आप देखिए, सर ने ऐसे ये लिखा हुआ है निशान जैन सर का, और ये तो टॉपर रहे हैं। और दूसरा ऐसे में हाईएस्ट मार्क्स इनके रहे हैं। तो अब इनके ऐसे हैं, ये मॉडल ऐसे हैं। इनको देख करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसमें से ना, कि कहाँ हमको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, कहाँ कॉमा लगाना है। तो ये जैसे इन्होंने बोला तो ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में इन्होंने बंद कर लिया। और नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है। यह सुनकर जहाँ एक महिला शांत रही, जब राजा ने बोला कि तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं, तो यह सुनकर जहाँ एक महिला शांत रही, दूसरी महिला ने रोते हुए राजा से कहा, चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिलाओं को दे दीजिए। देख रहे हो ये बात, जब जो बात उस महिला ने कही तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। और यहाँ एक छोटा सा फिर कॉमा लगाया, पर मारिए मत। चाहे आप मेरा बेटा दूसरी महिला को दे दीजिए, पर मारिए मत। आगे मामला अब साफ हो चुका था। राजा ने तत्काल परिस्थितियों को भांपते हुए अपना निर्णय सुनाया कि बच्चे की सलामती चाहने वाली महिला को माता घोषित कर दिया गया। अब ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं लौट करके हम किस पे, यहाँ ऊपर तक आपकी ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी यहाँ समाप्त हो जाती है माता घोषित करने तक, ठीक है। अब ये स्टोरी ने मंच तैयार कर दिया है अपने ऐसे की तरफ जाने का। अब ऐसे की तरफ सर कैसे मुड़ते हैं वो देखिए। ऊपर लिखी यह प्रसिद्ध कहानी दंत कथाओं में न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती है। हमारा फोकस न्याय पे ही रहेगा और न्याय के आदर्श रूप को भी दिखाएंगे, उसका विकृत रूप भी दिखाएंगे, ठीक है। तो न्याय के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत की जाती है। पर यहाँ पर छोटी सी कहानी यह सवाल भी प्रकारांतर में छोड़ देती है। इस कहानी से क्या सवाल उठते हैं कि क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है। ये जो सवाल उठाए गए हैं
ये ऐसे के इसी से तो उठाए गए हैं। न्याय का विचार, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठा लिया सर ने कि क्या न्याय एक विचार है। ये देखिए यहाँ उठाया कि नहीं उठाया, कलर चेंज कर लेते हैं आपको साफ दिखाई देगा। जब ऐसे का पहला ये कह रहा है कि न्याय का विचार, तो यहाँ भी अगर क्वेश्चन क्या उठाया, क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे कुछ बढ़कर भी। एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया। अगला देखो, क्या न्याय आदर्श, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैं बड़ा छोटे में लिख रहा हूँ ना। तो क्या न्याय आदर्श और यथार्थ स्वरूप में कोई साम्य है, दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकता रखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया, और ये क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, ये कि अपने आदर्श की विकृत छाया मात्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया। दो क्वेश्चन ऐसे में जो पूछे थे वहीं से पिक कर लिए। आगे देखते हैं, जब ये दो क्वेश्चन पिक कर लिए तो उनका आंसर भी तो देना होगा। अब साफ दिख रहा है, क्या न्याय वास्तव में एक विचार ही है या उससे कुछ बढ़कर भी है। क्या न्याय के आदर्श और यथार्थ स्वरूप में कोई साम्य है या दोनों एकदम अलग अलग वास्तविकताएं रखते हैं। ठीक है, चलिए अब ये शब्द पिछले वाले ऐसे में भी था। कभी कभी सबकी राइटिंग स्किल अलग अलग होती है तो कुछ शब्दों को हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ से पैरा चेंज हो रहा है, अगली लाइन दरअसल, ये शब्द सर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। क्वेश्चन तो हमने पुट कर लिए, अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं आगे, और आंसर भी ऐसा रहे जैसे फ्लो में रहे, ऐसा नहीं अलग से। तो दरअसल न्याय का विचार कोई नया या हाल ही में विकसित विचार नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता संस्कृति के शुरुआती साहित्य में भी हर ओर न्याय का विचार दिखाई पड़ता है। अगर स्टार्ट भी करेंगे तो ये प्राचीन से करेंगे और आधुनिक तक जाएंगे, ये क्रमिकता बनी रहती है। न्याय का दारोमदार कभी ईश्वर, कभी शासक, कभी सभा समिति। जो कहानी सुनाई थी उस कहानी में से देखो तो वहाँ न्याय कौन कर रहा है, राजा कर रहा है। तो वे बताए कभी सभी सभा समिति करती थी। जैसे कि किसी संस्था तो कभी समाज के जिम्मे दिखता है ना, कभी कोई संस्था और कभी कोई समाज। जैसे पंचायत वगैरह में आप देखते हैं कि हम पंचायत फैसला सुना देती है ना, खाप पंचायत वगैरह आप सुनते होंगे। भारत तो न्यायशास्त्र की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। और न्यायशास्त्र में आप अब देखो प्राचीन चीज़ें डाल दी कि नहीं, प्राचीन से स्टार्ट कर दी हमने। मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है से लेकर मिताक्षरा और दाय भाग तक। जैसे ही हम प्राचीन में चले, मध्यकाल में आगे देखो, मध्यकालीन में शरीयत कानूनों से लेकर के अंग्रेजी अधिनियमों और अब भारतीय संविधान तक न्याय और विधि की परंपरा बहुत व्यापक है, निरंतर विकसित होती रही है। पर न्याय का सामान्य अर्थ प्राय समाज व जीवन के हर स्तर पर उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है ना। यहाँ डेफिनेशन भी बता दी बीच में, इन शब्दों को देखते जाइए। ये प्राय, दरअसल, है ना, और कॉमा कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कॉमा लगाया, आगे जब कनेक्ट किया गया है तो उचित व मान्य निर्णयों के रूप में रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के मत का भेदभाव रहित व संतुलित परीक्षण किया गया है। न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा है, क्योंकि हमें आदर्श रूप भी दिखाना है। हम ऐसे के फोकस पॉइंट से नहीं भटक सकते, वो हमें बार बार याद दिलाई देना है ऐसे में। तो न्याय का आदर्श हमारे समाज में बहुत गहरे तक बसा है। आगे देखिए, और दिलचस्प है कि भारतीय संस्कृति में तो न्याय इहलोक से लेकर के परलोक तक विस्तृत है। इस्लाम व ईसाइयत में भी कयामत के दिन न्याय की अवधारणा व्यक्ति के कर्मों का परिणाम भोगने की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये एक होता है ना मुहावरा टाइप का, सोसाइटी में बोलते हैं जैसी करनी, जैसे कर्म करोगे वैसे ही भुगतोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगला इंग्लिश का भी यूज कर दिया, एज यू सो सो सेल यू रीप। अब इससे आपको एक भी चीज़ समझ में आ रही होगी कि आप अपने ऐसे में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब का कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो सेल यू रीप। आगे और देखो, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, ये सुनते हो ना। आगे जैसी कहावतें, ये कहावतें ही तो थी, ये प्रोवर्ब्स इंग्लिश में बोलते हैं, प्रोवर्ब्स। तो ये कहावतें भारतीय समाज के मन में रची बसी हैं बिल्कुल, जो न्याय के आदर्श के प्रति उसके अटूट विश्वास की परिचायक हैं।
है ना। जब साधारण समाज हमारा जो है, सिविल समाज है, उसमें अगर ये तकिया कलाम, ये कहावतें चल रही हैं, तो ये न्याय के आदर्श के प्रति एक विश्वास को झलकाती हैं। आम आदमी यह कहकर कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। देख रहे हो कितनी अच्छी बात कह दी यहाँ पर। और जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें कोई अफलातून वाले शब्द नहीं इस्तेमाल किए जा रहे जो हमारे डेली लाइफ में हमें सुनने में आते हैं और बोलते हैं। जितने भी अभी हमने कहावतें ऊपर सुनी, कौन सी इसमें नई थी जो हमने नहीं सुनी थी? और ये भगवान के घर में देर है, और जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो क्या है ये? न्याय की व्यवस्था में अपनी आस्था और विश्वास को कायम रखता है। ठीक है, तब से लेकर आज तक न्याय के प्रति यह आस्था आम जन में रही है। आम जन में तो है ना, मानता है कि चलो एक ना एक दिन भगवान हमारे साथ न्याय करेगा। हालांकि अब आते हैं वही, क्योंकि एससी का दूसरा पार्ट भी था विकृत वाला, कि क्या आदर्श रूप में है न्याय या फिर उसका विकृत रूप है। हालांकि ऐसे वर्डों को इस्तेमाल करना है, दरअसल, प्राय, हालांकि। अनेक बार इस आस्था को विभिन्न घटनाओं से भी धक्का पहुंचता है, जैसे अब बताएंगे, देखो आगे। भारतीय संविधान में वर्णित न्याय का आदर्श एक व्यापक आदर्श है, क्योंकि भारतीय संविधान एक लक्ष्य रखता है कि हमें ये रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना, वो टाइप से। तो भारतीय संविधान में जो वर्णित न्याय है वो एक आदर्श, एक व्यापक आदर्श है, जो न केवल विधिक न्याय अपितु सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, पारिवारिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को भी लाने के लिए जरूरी प्रावधान करता है। तो ये आदर्श रूप में हमने रख लिया। अब कितना पाते हैं वो देखने वाली बात है। इस तरह ये तो स्पष्ट है कि न्याय महज एक कोरा विचार तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग बोला ना, क्या ये कोरा विचार है, क्वेश्चन जो किया था हमने, तो इससे समझ में आता है कि ये कोरा विचार तो बिल्कुल नहीं है। उससे महत्वपूर्ण व एवं एक व्यापक अवधारणा है, जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र तक विस्तृत है। तो ये तो मान लिया कि कोरा विचार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा। परंतु आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार नज़र आता है। ऊपर माना कि कोरा विचार नहीं है, अगले पैरा में हम बता रहे हैं कि कभी कभी वो विचार ही नज़र आता है। जैसे कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि धुंधली छाया ही है, यथार्थ में न्याय है ही नहीं। सॉरी, यथार्थ में जो न्याय मिलता है वो आदर्श न्याय की एक धुंधली छाया ही है, चाहे वह परंपरागत विधिक न्याय, चाहे वो परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक, जो हमने कच्चा चिट्ठा तैयार किया था उनके वर्डों को देख रहे हो आप, इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इन सबको हमें याद इस्तेमाल करना होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरक्स कुछ विकृत नजर आने लगता है। अब ऊपर हमने बता दिया, उसी अनुसार चलेंगे। देखो अब पैरा चेंज हो रहा है। न्याय की परंपरागत अवधारणा या विधिक न्याय की बातें करें तो अक्सर व्यवहारिक जीवन में यह देखने में आता है कि सफ़ेद पोश और ताकतवर बाहुबली लोग धनबल, सत्ताबल और बाहुबल के दम पर गवाहों को प्रभावित करके, इसको थोड़ा छोटा किया जाए, सबूतों से छेड़छाड़ कर न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे अंग्रेजी में न्याय के आदर्श को निरूपित करती है एक प्रसिद्ध कहावत है कि कैसे न्याय का आदर्श है। अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, देरी से हुआ न्याय दरअसल न्याय से इनकार है। समझ रहे हो ना। अब लिखने का अंदाज देखते जाओ, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, बस आपको इस पर नज़र रखनी है कि सर लिखते कैसे हैं, किस तरीके से शब्दों को मोड़ दिया जा रहा है। अगर इंग्लिश का इन्होंने इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया और उसको हिंदी में ही बता दिया, देरी से हुआ न्याय दरअसल न्याय से इनकार है, इंग्लिश में लिख करके। आगे, यदि विशेष रूप, पैरा चेंज हो चुका है, यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका, इसे भी थोड़ा छोटा किया जाए, की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं, न्यायिक सुधारों की प्रक्रिया वर्षों से लंबित है, बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के रिक्त पद, न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण की मंथर प्रक्रिया जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को क्या करते हैं, धीमा करते हैं। तो जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी इधर बता दी।
क्योंकि विकृत रूप भी तो बताना है। आदर्श तो हम बता ही रहे, हम इस एस्से के मेन फोकस पॉइंट से कैसे हट सकते हैं। क्यों, ये वाला कि न्याय का विचार, उस पर चर्चा कर ही रहे थे। आदर्श की विकृत छाया मात्र है, और विकृत छाया मात्र, अब एस्से के इन कीवर्डों को आप छोड़ दोगे, इन पे चर्चा नहीं करोगे तो आपका एस्से कैसे कंप्लीट है? ठीक है। केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विचलित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्यायिक यथार्थ को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। ठीक है ना। अब कोई न्याय की तलाश में है और तारीख पे तारीख चलती जाए और बंदा ही ना रहे, तो न्याय उसके मरने के बाद मिले तो क्या न्याय। अब कुछ केस बता दिए, जब न्याय की बात कर ही रहे और कोर्ट तक बात पहुंच ही रही है। तो जेसिका लाल मामले में जब यह निर्धारित नहीं हो पाया कि जेसिका लाल की हत्या किसने की थी, तो उस पर अब कॉमा वगैरह इस्तेमाल देख लो, ये यहाँ ये नहीं लगाया कि ऐसे कर दिया, कॉमा लगाए क्योंकि कहानी उसी की बात कर रहे हैं। तो उस केस पर एक फिल्म निर्देशक को नो वन किल्ड जेसिका, जब भी कुछ ऐसी बात कहनी हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। ये भी तो हमें देखना ही है ना, व्याकरण की शुद्धियाँ देखनी है, उसके साथ में लिखने की कला भी देखनी है, कैसे लिखा जाता है। यही नहीं एक फ्लो में बड़े चले जा रहे हैं। जैसी फिल्म बनाने की संभावना नजर आई। ठीक है, अगला पैरा चेंज होता है। बताएं, महज न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जैसे आपने बिल्किस बानो केस देखा होगा, उसमें उनको छोड़ दिया गया, बिल्किस बानो के आरोपियों को, तो बड़ी ही दुखदायी घटना लगी लोगों को। तो जो न्याय सिर्फ ऐसा नहीं कि महज न्याय होना चाहिए, वो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, सबको लगे कि हाँ न्याय हुआ है। यह भी न्याय के आदर्श की एक मांग है। न्याय का आदर्श ये मांग करता है कि न्याय तो करो, लेकिन वो न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। हो सकता है कि विधि शास्त्र के नियमों व कानूनों के मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, और आपको तो मालूम ही है कोर्ट में जब कोई केस चलता है तो सबूतों के बल पर चलता है। सबूतों में कुछ भी हेर फेर कर सकते हो आप। तो विधि शास्त्रों के नियमों के अनुसार हो सकता है कि न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना व अभियुक्त के मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप न्याय नहीं किया गया है, तो वह न्याय अधूरा और किताबी बनकर रह जाता है। देश का दिल दहलाने वाली दिल्ली के निर्भया गैंगरेप का मामला, ये उस समय का एस्से है, तो उसको डाल दिया। उस समय 2011-12 की कहानी है शायद ये, है ना। तो उस समय सर ने ऐसे लिखा हुआ तो वो करंट का इशू डाल दिया। जब आप ऐसे लिखोगे तो आप करंट के इशू अपने खुद के डाल लोगे। जैसे भी मुंबई का केस हुआ था, मुंबई पोर्ट्स कार वाला जो लड़का नाबालिग था 17 साल का, उसको कोर्ट ने जमानत दे दी, तो उस पर आक्रोश आया। ठीक है, तो ऐसे केस को आप डाल दोगे अपने एस्से में। हमें तो बस इससे एक लेना है ना कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, बाकी तो ये पॉइंट हैं वो अपने अनुसार डाले जाएंगे करंट के साथ। निर्भया गैंग रेप मामले में अथवा मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामले में, अब यहाँ जैसे मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामला, अब आप कोई सा भी रेप मामला आपको याद आ जाए, जब BHU का आ जाए, BHU में भी तो हुआ था ऐसा। तो मुंबई की लॉ छात्रा से रेप मामले में शामिल एक नाबालिग अभियुक्त की सज़ा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इस संबंध में प्रासंगिक है। आप नीट के मामले को तक डाल सकते हो। तो जो करंट के इश्यू है अपने एस्से में डालो, अपनी बात को आपको साबित करना है ना। यह प्रश्न विचारणीय है कि 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाए या नहीं, क्वेश्चन मार्क तो है। और हमारे न्याय सिस्टम में भी है ये, है ना। जो पोस्को एक्ट एक तो वो, और दूसरा मुंबई कार एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें भी उस बच्चे को जो है जमानत मिल गई थी, बस इस बात पे कि 18 वर्ष का पूरा नहीं हुआ। तो 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्लभतम जघन्यता के बावजूद, अपराध उसने वही किया है, 2 लोग उसकी एक्सीडेंट में मारे गए थे, इंजीनियर लोग थे, लेकिन क्या उम्र कैद या फांसी की सज़ा दी जाए या नहीं, क्वेश्चन मार्क लग गया आगे। अब न्याय की बात कर रहे हैं आदर्श रूप में और विकृत रूप में। यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वह अभी तक जारी है। अभी भी पूरी तरह से समाज में न्याय नहीं है। राजनीतिक आरक्षण को से लेकर विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। ऐसे सब देख ले आप,
बदस्तूर मतलब लगातार जारी है, बदस्तूर है ये, बदस्तूर। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लिखा, समाजवाद। जब भी किसी की बात लिखें कि इसने लिखा उसने लिखा, तो आप देख लो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में इस तरीके से बंद करना है। इस समाजवाद से मेरा आशय है कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा करना। डाल दिया जी कोटेशन, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय, यूँ तो सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन, ट्रांसजेंडर, ये जो आपने अचानक से सामाजिक न्याय में इतने सारे नाम सुने, वो कच्चे चिट्ठे में हमने तैयार किया था ना, कच्चे चिट्ठे में इन वर्ग को तैयार किया था, तो वही इस्तेमाल हो गया है एकदम से फ्लो में। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन, ट्रांसजेंडर आदि को समावेशन व विकास हेतु ढेरों सरकारी व गैर सरकारी प्रयास जारी हैं, पर सच तो यह है कि इन वर्गों की दशा अभी भी बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। तो जो न्याय की हम बात कर रहे थे, क्या न्याय को आदर्श रूप में हम पा पाए हैं, या अभी भी वो उसकी विकृत छाया मात्र ही बना हुआ है? उसी पर हम फोकस है। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बरक्स मैला ढोने की प्रथा अभी ख़त्म नहीं हुई है, चाहे कितना भी उसमें मशीनीकरण कर लिया गया हो, है ना। स्त्रियों की भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याएं। कच्चे चिट्ठे को याद रख लो आप, जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया था हमने ऐसे लिखने का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, उनका ऐसे में सीधा सीधा इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर न्याय की बात करी थी, लगातार कर गए थे, ये वर्ग जो इसकी बात करी थी लगातार, उसमें हमने सीधा सीधा लिख रखा है। जब यहाँ पर आए लौट करके, तो यहाँ भी सीधा कर दिया। स्त्रियों की भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याएं। जो समस्याओं बताया था उसमें बहुत सारी समस्याएं भी लिखी थी, है ना। अभी भी जूझ रही है विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्तावित मुद्दा। अब तो नारी शक्ति वंदन एक्ट आ गया है, तो उसकी भी जिक्र हो सकती है आपकी। अभी विचाराधीन है, तो विचाराधीन का अब तो ले लिया। परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से नहीं अपनों से भी शोषित है और पीड़ित होती रहती है। एक शायर ने शायद महिलाओं की इस बेचारगी को व्यक्त करते हुए लिखा, देख रहे हो ना आप, जब कोई कोटेशन सर को डालना होता है उससे पहले वो अपना मंच तैयार कर देते हैं ऊपर वाली लाइन में ही, कि हाँ जी अब कोटेशन आ रहा है, और ऐसा ना लगे कि ये कोटेशन हमने ज़बरदस्ती डाला है। इसलिए वो 2-4 लाइनों में उसको दिखा देते हैं कि हम उसी ओर चल रहे हैं, है ना। कि जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से नहीं अपनों से शोषित और पीड़ित होती रहती है। एक शायर ने शायद महिलाओं की इस बेचारगी को व्यक्त करते हुए लिखा था। कौन से थे शायर, नाम नहीं पता होगा इसलिए बगैर नाम के लिख दिया। तलाक दे रहे हो जुनून व कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी महर के साथ। ये कोटेशन डाल दिया। आगे फिर नेक्स्ट पैरा चेंज हो चुका है। अभी भी देश के अलग अलग कोनों से दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगों, बच्चों का उत्पीड़न, विकलांगों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार के समाचार आते रहते हैं। विकृत छाया मात्र था, तो ये समस्या हम नेक्स्ट में बताते ही चल रहे हैं। इस तरह संविधान के मूल कर्तव्यों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो वर्णित है हमारा सामाजिक न्याय का आदर्श, एक धुंधली छाया के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। ऐसे का जो मेन फोकस था उससे नहीं हटे, बार बार लौट करके आ जाते हैं और बता देते हैं कि हम अभी भी वहीं बने हुए हैं। कि आदर्श की एक धुंधली छाया मात्र के रूप में यथार्थ में परिणत होता है। यथार्थ मतलब वास्तव में। सामाजिक न्याय पे बात कर ली तो राजनीतिक न्याय पे बात कर लो। राजनीतिक न्याय का आदर्श भी अपने मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका। सबके साथ बराबरी, सबको मतदान व चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता व स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, उम्मीदवारों की सुरक्षा, अनुचित चुनावी हथकंडे व तौर तरीके से मुक्ति जैसे कारक राजनीतिक न्याय की सफलता के लिए जरूरी है। ठीक, अब देख लो अलग अलग जो कच्चे चिट्ठे में हमने इन सब चीज़ों की बात करी थी, कैसे इनका इस्तेमाल होगा वो आपको अब दिख रहा है एनएसओ में। ऊपर सामाजिक न्याय की बात करी, राजनीतिक न्याय की बात कर ली, इसी तरह अगला पैरा चेंज किया तो हमने आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। इस तरह आर्थिक न्याय का आदर्श भी अभी तक अधूरा ही है। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, ये जितने भी कोटेशन आ रहे हैं अंदर, जितनी भी प्रोवर्ब्स आ रही हैं, आप उनको अलग से अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, जिनका इस्तेमाल आप अपने एसओ में कर सकते हो बहुत अच्छे से। और एसओ में किस तरीके से किया जाएंगे वो आप इनके मॉडल आंसर में देख ही रहे हो। का सपना अभी भी सपना ही है। हालांकि सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जनधन जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इसका मतलब जब आप समस्या बताओगे तो उनका वही समाधान बताते हुए भी इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, है ना। सुरक्षा धन जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक न्याय लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है।
अगर हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए तो पर कोशिश तो की जा रही है। पर अभी भी गरीबी हटाओ जैसे नारे उतनी ही शिद्दत से प्रासंगिक हैं। अब इसमें तुम थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो अभी करंट की सिचुएशन की। हमने 25 करोड़ करीब आबादी गरीबी से बाहर निकाल दी है ना, कितना आप PDS दे रहे हो, ये सब। सभी को उन्नति का समान अवसर अभी तक मुहैया नहीं कराया जा सका, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मिलने के बावजूद अभी भी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग का शैक्षिक व स्वास्थ्य संबंधी दशा खस्ता हाल है। हम न्याय की बात कर रहे हैं और न्याय को चारों तरफ ले रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा जा रहा है। आज का भारत आदर्श और यथार्थ के एक दोहराई पर खड़ा मालूम होता है। अब जो ऊपर क्वेश्चन था हमारा ऐसे का, उसी बात पे कर रहे हैं, क्या ये आदर्श में है या यथार्थ में है। एक दोहराई पे खड़े हैं, ठीक है। आदर्श में न्याय और यथार्थ में न्याय। एक आदर्श में न्याय और एक है वास्तव में न्याय। आदर्श रूप में हम न्याय कैसा देखते हैं और वास्तव में न्याय कैसा होता है। ऐसा लगता है कभी कभी ये दो विपरीत ध्रुवों की तरह लगते हैं। इसी कारण से न्याय की अवधारणा व्यवहार में परिणत होने के स्थान पर अक्सर विचारों का एक पुलिंदा मात्र प्रतीत होने लगती है। फिर से वही ऐसे का जो मेन फोकस पॉइंट है, हम उसी पे ही चर्चा कर रहे हैं। अभी भी विचारों का एक पुलिंदा मात्र प्रतीत होने लगती है। आदर्श जहाँ सबको समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, सांस्कृतिक व धार्मिक संरक्षण की बात करते हैं, वहीं यथार्थ में संवैधानिक न्याय आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर दिखाई देता है। फिर आगे देखते हैं क्या है। इस तरह न्याय की यह व्यापक व सुदीर्घ परंपरा से युक्त अवधारणा अपने लचर व विकृत क्रियान्वयन के चलते एक दूर की कौड़ी बनकर रह जाती है। अब एक विचार का तमगा प्राप्त कर न्याय की धारणा व्यवहारिक स्तर पर नहीं उतर पाती। ठीक, इसी कारण से तमाम सरकारी गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया सी प्रतीत होता है। फिर से वहीं लौट करके आ गए हम। अब निष्कर्ष तो डाल ही रहे हैं, एंड चल रहा है ये। और जो हमने स्टार्टिंग में ऐसे देखा कि क्या है, तो न्याय का यथार्थ इसके आदर्शों की एक धुंधली छाया से प्रतीत होता है। तस्वीर के इस स्याह पहलू के बावजूद पारदर्शिता के इस युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बहुस्तरीय प्रयास हुए हैं और निरंतर जारी भी हैं। आगामी वर्षों में धीमे धीमे इन प्रयासों के सफल न्याय के विचार को प्रासंगिक बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। वाह, कितना आशावादी निष्कर्ष दिया गया है एंड में इस ऐसे का। समस्याएं यहाँ तक भी चल रही थी, पैरा चेंज किया और उसमें बता दिया कि हम कितने बड़े आशावादी इंसान हैं। धीमे धीमे इन प्रयासों का सफल न्याय के विचार को प्रासंगिक बनाएंगे और ऐसा विश्वास है। तो ये ऐसे इस तरीके से हमारा ख़त्म होता है। 28 मिनट लगे इसको देखने में। इसमें जो भी बेहतरीन चीज़ें हैं आप उनको नोट कर लें अलग से, आपके ऐसे में बड़ा काम आएंगी, है ना। और PDF मैं इसकी सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप ले लें, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो गया, वैसे भी 29 मिनट का एक वीडियो हो गई। तो ऐसे ही मॉडल आंसर करा लेंगे हम 11-12। ऐसे के लिए भी तो टाइम देना ही चाहिए, वो भी तो 150 नंबर का होता है। बाकी हम हर चीज़ पे ध्यान देते रहते हैं और नंबर हम देखो सिलेक्शन ना होने का रीज़न है, मैंने देखा है अपना खुद का 21, 22, 23 में दे करके मेंस को सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में गिरने की वजह से आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच।